नमो नमः मित्रों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट उपमा में हार्दिक स्वागत है। आज हम समास जो संस्कृत विषय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर विचार करने वाले हैं। तो कक्षा 10, 9 या 8 या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिन जिन में संस्कृत व्याकरण लगती है उन सभी के लिए जो समास है वह महत्वपूर्ण होता है। तो हम शुरू से लेकर अंत तक जितने भी समास आपके है उनका अध्ययन हम करेंगे, सूक्ष्म से लेकर के हम अंत तक पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास, यानी समास को समास क्यों कहते हैं। इसकी परिभाषा की तरफ हम अगर गौर करें तो पता चलेगा हमें कि समसनम इति समास है। क्या मतलब इसका कि इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, संक्षेप करना किसी भी वस्तु का या किसी भी शब्द को संक्षेप से लिख देना। ठीक है ना। यानी दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चय बोधक जो चिन्ह होते हैं आदि को उठाकर एक पद बनाना। यानी साफ शब्दों में अगर कहें कि दो से अधिक पद है या दो से अधिक पदों का मिलकर के इन सभी को मतलब जोड़ दें तो उन सभी का मिलकर के एक हो जाना क्या कहलाता है मित्रों, समास कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से गायने कुशला ये एक मान लीजिए शब्द है। ठीक है। इसका समास विग्रह किया गया है तो इसका पूर्ण रूप अगर बात करें तो गायन कुशल है, ये आपका शब्द था। यानी ये दो नाम थे, गायने अलग नाम है, कुशला अलग नाम है। यानी ये दो यहाँ पर शब्द हमारे पास प्रस्तुत होते हैं। ठीक है मित्रों। यानी इन दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द गायन कुशला कर दिया गया है। यानी बीच में जो अन्य अतिरिक्त जो समय लग रहा है उसको यहाँ पर बचाया गया है। यानी संस्कृतियों ने क्या किया, जो समय लग रहा था अतिरिक्त लिखने में या बोलने में, उस समय को हटा दिया और समास का आविष्कार कर दिया। ठीक है। संक्षेप में यही इसका अर्थ होता है मित्रों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है, राज्ञ पुरुष है। राज्ञ पुरुष, ठीक है, ये समास विग्रह किया हुआ है और इसका समस्त पद की बात करें तो राज पुरुष है। यानी पदों में विभक्ति लोभ, सीता च राम, ये दो शब्द मित्रों, सीता च राम, यानी सीता और राम दोनों की बात कर रहा है। तो इसको अगर एक पद में जोड़ने की कोशिश करें तो सीता रामो, यानी सीता और राम दोनों की बात कर रहा है, एक पद बन गएगा सीता रामो। ठीक है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों पदों की। यानी समास में मुख्यतः चार पद होते हैं। ठीक है। और इन चार पदों के आधार पर या पदों के आधार पर चार भेद समास के। ठीक है। यानी पहला पद अगर बात करें, पहले प्रकार की बात करें तो प्रथम पद की बात करता है। ये प्रथम पद प्रधान, फिर द्वितीय पद प्रधान, इनकी विस्तार से विचार करेंगे, फिर अन्य पद प्रधान या उभय पद प्रधान। इस प्रकार से चार हो गए यहाँ पर पद मित्रों। ठीक है। प्रथम पद यानी प्रथम पद की बात करें, ठीक है, द्वितीय पद दूसरे पद के रूप है, दोनों पदों के अन्य पद यानी कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहला हमारा समास है वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब अव्ययी भाव का जो नामकरण है वो क्यों किया गया, सबसे पहले इसके जो नामकरण है उस पर विचार करते हैं। इस समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, इसीलिए इसका नामकरण अव्यय भाव हो गया। ठीक है। अव्यय होने के साथ साथ इसमें इन उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। आपको ज्ञात होगा कि जो उपसर्ग है वह अव्यय के अंदर ही आते हैं, यानी इनमें अव्यय है, अव्ययों के अंतर्गत उपसर्गों का प्रयोग इस समास में किया जाता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है, यानी अव्यय बन गया पूरा पद, तथा नपुंसकलिंग में इसके रूप चलते। बस इतनी सी बात है। अब इसके उदाहरण उन पर विस्तार से विस्तार करते हैं। पहला इसका उदाहरण है यथाशक्ति। ठीक है ना। एक पद है मित्रों पता है आपको, लेकिन इनको अगर अलग करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो दो शब्द मेरे यहाँ पर शक्तिम अंतिक्रम में, यानी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। यथा आपका उपसर्ग है मित्रों, आपको पता होगा यथा उपसर्ग है। फिर निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, ठीक है, विघ्न नाम अभाव है, यानी जहां पर विघ्नों का अभाव होता है उसे निर्विघ्नम कहते हैं। फिर उपगंगम, उप आपका उपसर्ग है तो उपगंगम का समास विग्रह होगा गंगा या समीपम। ठीक है। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, ये इसका समास अगला उदाहरण है प्रत्येकम। प्रत्येकम का समास विग्रह एकम एकम प्रति। यहाँ पर आपके उपसर्ग की बात करें तो प्रति उपसर्ग है, जैसे नीचे लग रहा है प्रतिग्रहम के, प्रतिग्रहम का समास विग्रह ग्रहम ग्रहम प्रति। निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव है। ठीक है। उपनदम, जो नदी के पास होता है उसे उपनदम कहते हैं। तो नद्या समीपम, आपको पता होना चाहिए नदम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर नदी के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यक्षम, प्रतिदिन अक्षम संधि विच्छेद होता है इसका। ठीक है। यण संधि होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं अक्षणों प्रति, अक्षणों प्रति। ठीक है। परोक्षम, प्रोक्षम का समास विग्रह होगा अक्षणों परमय। ठीक है मित्रों, आपको उम्मीद करता हूँ ये अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा। इसके अन्य उदाहरण है, अन्य उदाहरण भी आप मतलब इनके याद करने की आप कोशिश करना। ठीक है मित्रों।
अब अगला समास है तत्पुरुष समास। ठीक है मित्रों, अब जो तत्पुरुष समास है वो कक्षा 10 के अगर हम आधार पर माने तो तत्पुरुष समास है ये कक्षा 10 में, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। इसका एक रूप है मित्रों, वह वह रूप है मित्रों कर्मधारय समास। यानी कक्षा 10 की जो व्याकरण है उसमें समास में कर्मधारय समास जोड़ा गया है, तत्पुरुष समास नहीं है तो उसी का प्रकार, लेकिन तत्पुरुष को हटा करके यहाँ पर कर्मधारय जोड़ा गया। ठीक है मित्रों, इसमें बात करें कर्मधारय में तो दोनों पदों में मिलकर जो भक्तियां समान होती है। ठीक है, इसके 3 स्वरूप होते हैं। देखो, कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है। साधारण भाषा में अगर बात करें तो विशेषण व विशेष्य की इसमें बात की जाती है। ठीक है, और कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। बस दो चीज इसमें, एक तो विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया जाता है, एक उपमान उपमेय का प्रयोग किया जाता है। उपमान उपमेय का मतलब होता है कि किसी प्राकृतिक वस्तु को मानव के ऊपर आरोपित कर देना, वो होता है उपमान उपमेय। अब इसके जो उदाहरण है उनके ऊपर विचार करते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं नीलोत्पलम। पहला उदाहरण है नीलोत्पलम। ठीक है, तो इसमें नीला पहला शब्द में दिख रहा है, नीला, नीला होना, काला होना, हरा होना, ये क्या विशेषता है? तो मित्रों उत्पल यानी कमल की बात कर रहा है। तो कमल तो अनेकों अनेक होते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से एक ऐसे कमल की बात कर रहा है जो है नीला, अन्य कमलों से ये भिन्न है मित्रों। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसकी विशेषता हो रही है और विशेषण की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसका समास विग्रह होगा नीलम उत्पलम, यस्य से भी हम आगे जोड़ सकते हैं, नीलम उत्पलम। ठीक है, विशाल वृक्ष है, विशाल है वृक्ष है। ठीक है, मधुर फलम, मधुरम फलम। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र है यानी बड़ा पुत्र, विशेषता होगी ना, ज्येष्ठ होना, बड़ा होना, ये विशेषता है। पुत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर ज्येष्ठ पुत्र की बात कर रहे हैं। समास विग्रह वजह ज्येष्ठ है, पुत्र है। कुराजा, कुत्सित राजा, सुपुत्र है, सुंदर है, पुरुष, सॉरी सॉरी यहाँ पर प्रिंट गलत हो गया, महाराजा है, महान च अशो राजा। ठीक है, सुपुरुष का होगा सुहु, पुरुष है इति ही, ऐसा होगा इसका। ठीक है मित्रों, सुहु पुरुष है इति। यहाँ पर उपमान उपमेय से संबंधित जो उदाहरण है उनके पर विचार करते हैं, यानी उपमान उपमेय। ठीक है, घन एवं श्याम, मैंने कहा था ना प्राकृतिक वस्तुओं को मानव पर आरोपित करना। घन बादल होता है प्राकृतिक वस्तु और श्याम यानी मनुष्य। घन एवं श्याम यानी घनश्याम का समास विग्रह है। कमल मुखम, कमल के समान जिसका मुख है, यानी उसको सुंदरता की प्रतिमूर्ति मानकर कमल के समान उसके मुख को आरोपित किया गया। ठीक है, कमल एवं मुखम। चंद्र मुखम, चंद्र है एवं मुखम, नर सिंह है, नर है सिंह एवं, यानी नर को सिंह के रूप में माना गया यहाँ पर। शीतोष्णम, शीत और उष्णम, शीतम च उष्णम। ठीक है, रक्त पीत है, रक्तश्च पीत है यानी पीला रक्त। सुपोषित है या सुप्तोषित है, आदो सुप्त है, पश्चातुथित है। ठीक है, पहला उदाहरण है सप्त दिनम। ठीक है, सप्तानाम दिनानाम समार है, यानी 7 दिनों के समूह की बात कर रहे हैं। दिन तो बहुत सारे हैं, उनमें से विशेष रूप से, यानी महीने में 30 दिन होते हैं लगभग, उन 30 दिनों में 7 दिनों की बात कर रहा है और उन 7 दिनों का एक समूह बना दिया। ठीक है, पंच पात्रम, 5 पात्रों का समूह है, यानी ये 5 पात्र हो गए, मान लीजिए इनका एक समूह बन गया। ठीक है, अलग अलग पात्र होते हैं, मान लीजिए एक पात्र ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये समूह नहीं बनाएंगे इस तरह से, लेकिन ये जो 5 एक क्रम में होंगे तो ये आपके समूह है, बना लेंगे। अगला उदाहरण है पंचरात्रम, 5 रात्रियों का समूह है। समास फिर पंचनाम रात्रिनाम समार। चतुर्युगम, चतुर्नाम युगनाम समार है, 4 युगों का समूह है। ठीक है, कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, मतलब स्त्रीलिंग की बात कर रही है। त्रिलोक की, अंत में ई आ रही है यानी इकारांत स्त्रीलिंग हो रही है। त्रिणाम लोकानाम है समाहार। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समार है। सप्तशती, सप्तानाम सत्तानाम समार है। अष्टाध्यायी, पाणिनि की एक पुस्तक विशेष है। अष्टानाम अध्यायनाम समार है, जिसमें 8 अध्याय है। तो ये समूह हो गया मित्रों। उम्मीद करता हूँ द्विगु समास आपको समझ में आएगा। अगला समास अपना द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व, ठीक है, इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं, ध्यान रखना आप, दोनों पद इसमें प्रदान होंगे। यानी जिस समास में दोनों पदों में प्रधानता हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। विग्रह में चय का प्रयोग होता है। लवश्च कुशस, दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर, ना तो पहले की बात है ना दूसरे की, दोनों की बात कर रहा है। लव एक होगा तो अधूरा होगा, कुश एक होगा तो अलग होगा। ये लव कुशो, लव और कुश की बात कर रहे हैं। लव की उतनी ही प्रधानता कुश की है, दोनों की प्रधानता बराबर होगी। द्वंद्व समास के 2 रूप मानेंगे। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व और समार। ठीक है, पहले बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व की। यानी इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, दोनों पदों का, उस इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन परवर्ती उत्तरवर्ती पद के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरणों की। पार्वती परमेश्वर हो, पार्वती च परमेश्वर च,
पार्वती अलग क्या कर रही है, यानी इतरेतर के अनुसार अगर बात करें तो दोनों पदों में अलग अलग इसमें क्या होती है, अर्थ होता है। पार्वती का अलग अर्थ होगा, परमेश्वर का अलग अर्थ, यानी परमेश्वर भगवान शंकर। ठीक है। राम कृष्ण हो, रामश्च कृष्णश्च, दोनों का अलग अलग अर्थ है। धर्मार्थ काम मोक्ष हो, यहाँ पर 3 4 चीजें जोड़ी हुई। ठीक है। धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, 3 चीजें हैं, 3 के साथ चौथी मतलब चीज जोड़ दी मोक्षश्च। सीता रामो, सीता च रामच। पुत्र कन्या, पुत्रश्च कन्या च, राधा कृष्ण, राधा च कृष्णश्च। ठीक है। इस तरह से उदाहरण, यानी यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिख रहे हैं हमें, ठीक है, ये एक समूह का निर्माण नहीं कर रहे हैं, समूह का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको इतरेतर कहा गया है। यानी दोनों में से हर शब्द की अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है। लेकिन अगला जो है ना समास अपना, यानी समाहार द्वंद्व समास की बात, समाहार की बात करें तो इसमें दोनों वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है। ठीक है। अनेक वस्तुओं अर्थात समूह की प्रधानता होती है, इसमें समूह बनाते हैं। जैसे पानी पादम, पानी च पादो च, यानी पानी कहते हाथ को, पाद कहते पैर को। पानी यानी हाथ और पैर दोनों की बात कर रहा है। ठीक है। यव चणकम, यवश्च चणकच, पुत्र पौत्रम, पुत्रश्च पौत्रश्च, पुत्र और पुत्र पौत्र, यानी दोनों एक क्या बनाएंगे, समार बनाएंगे। आहार निद्रास भयम, ठीक, आहारस्य निद्राच भयम चैति एता समार, ये इनका समार बन गया, मतलब समूह बन गया। अब अंतिम समास है मित्रों आपका बहुब्रीहि समास। सबसे जी मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान होता है वैसे। ठीक है। जिस समास में पूर्व उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की बात करे, पहले दूसरे पद की बात नहीं करे, अन्य पद प्रधान होगा इसमें, विग्रह करते इसमें यस्य से आदि लगाया जाता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण वगैरह। पहला है महाबाहु, महाबाहु पर्यायवाची है विष्णु का। ठीक है। महान तो बाहु यशेष है, विष्णु का पर्यायवाची है। 10 आनन है, आपको पता है रावण का पर्यायवाची है। 10 आननानी यशेष है। पीताम्बरम कृष्ण का पर्यायवाची है। पीतम अम्बरम यशेष है, यानी जो पीले वस्त्र पहनते हैं, धारण करते हैं। चतुर्मुख है, चतुर्मुख यानी जिसके 4 मुख है ना, ब्रह्मा। चतवारी मुखानी यशेष है। चक्र पाणी, चक्रम पाणो यशेष है, यानी भगवान विष्णु, जिसके पास चक्र भी है, पाणी यानी त्रिशूल भी है। शूल पाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल है, भगवान शंकर। शूलम पाणो यशेष है, जिसके हाथ में शूल है। ठीक है मित्रों। चंद्रमुखी नारी का विशेषता ये, चंद्र एवं मुखम यशेष है। ठीक है। पाषाण हृदय पुरुष है, पाषाण किस मान, जिसका कठोर हृदय है, पाषाणवत हृदय यशेष है। तो ये था हमारा बहुब्रीहि समास, और यहाँ पर हमने समास का जो अध्ययन है वो पूर्ण कर लिया मित्रों। और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करा दूंगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। धन्यवाद मित्रों।